तो हम लोग इस तरह का हमारा सीक्वेंस होगा। हम लोग जैसे भी हमारा जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, इंट्रोडक्शन, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉडुलस, और उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये हम लोग ये पार्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम लोग ये पार्ट देखेंगे, अदरवाइज हम लोग ये पार्ट 9.7 स्किप भी कर सकते हैं। पहला हमारा जो हेडिंग होगा 9.1, बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी के जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग चलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन। बहुत लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करते हैं, एनसीईआरटी को स्किप करते जाते हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी जो है दैट इज वेरी बेसिक बुक, और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स अभी मेंशन किए गए हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एज फार एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंसर्न, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाई फाई चीजें पढ़ने के चक्कर में लोग एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। कभी एक बार जरा एनसीईआरटी बुक को उठा के देखना, इसमें अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर कवर कर लिए या कंप्लीट कर लिए तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हालांकि ये बात है कि बहुत लोगों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, खास करके कि अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का एनसीईआरटी समझना इज लिटिल बिट टफर कंपेयर टू अदर बुक्स, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग ज्यादा इस पे बातचीत अभी नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिजिक्स एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एचसी वर्मा से आप एक बार कंप्लीट कर लो वो चीज, और देन आप उसके बाद एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग आज ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी रिजिड बॉडी की, हमने बात करी थी, तो रिजिड बॉडी में हमने बात किया था कि किसी भी रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच, रिजिड बॉडी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच, सपोज पॉइंट ए और बी, तो ऐसा कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट अगर ले तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी में, जो भी हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स है और जिसमें हमने रिजिड बॉडी की बातचीत करी थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर अ रिजिड बॉडी वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था, और इसी के बेसिस पे हमने ओमेगा के बारे में बातचीत की थी कि ओमेगा भी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि क्या कोई एक रिजिड बॉडी क्या एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में। सपोज हमने एक रॉड कंसीडर किया, ठीक है, एक हमारे पास रॉड है और ये रॉड किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। सपोज हमने इसको कंसीडर किया स्टील का, एक स्टील का रॉड कंसीडर किया, तो क्या ये रिजिड बॉडी है? क्या इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है या फिर जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का, वो कभी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, मान लो इसको हथौड़ा से तुमने मार दिया, तोड़ दिया, इस रॉड को हथौड़े से मार के तोड़ दिया, तो इस रॉड के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, इसको हमने क्रैक कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तो स्टील भी हम लोग देखें तो इट इज नॉट अ रिजिड बॉडी। इनफैक्ट यूनिवर्स में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं होता है जो कि रिजिड हो। परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं इसको लिखता हूं, परफेक्टली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो पूरा का पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने पढ़ लिया कि एक रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करता है, और रिजिड बॉडी के सारा हमने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की हमने चर्चा कर ली वहां पे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा जिस समय हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट था जिस चीज के लिए, सपोज एक हम लोग एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ इसको ओमेगा दी, ठीक है। तो इस ओमेगा देने की वजह से इस रिजिड बॉडी में, इस ओमेगा की वजह से इस रिजिड बॉडी में हमने ऐसा कंसिडर किया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए या इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, ये जो डिस्क है या फिर जो भी ये रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी, तो इसको हम लोग रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। इस जो बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज कोई एक ऐसा कुछ ऐसा हम लोगों ने कुछ ऐसा मटेरियल हमने चूज किया, सपोज एक हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, इस पे अगर हम लोग कुछ फोर्स लगाते हैं, अगर हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो ये कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। कोई भी एक जनरल, मैंने एक सॉलिड बॉडी लिया और इसके ऊपर मैं अगर कुछ फोर्स लगाता हूं तो ये फोर्स इसमें डिफॉर्मेशन पैदा कर सकता है, ठीक है। अब ये डिफॉर्मेशन जो हो सकता है इस फोर्स की वजह से, इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे। इसकी जो बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, इसको दो 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 तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। एक तो हम लोग बोलेंगे
इलास्टिसिटी, दो प्रॉपर्टी में डिफाइन कर रहा हूं बॉडी की, और एक होगा प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी बॉडी पे कुछ फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और फोर्स हटाने के बाद अगर बॉडी अपनी शेप को रिगेन करती है, ठीक है, जैसी की जैसी थी वैसी अगर हो जाती है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है बॉडी का, दैट इज इलास्टिसिटी। जनरली हम लोग इसको सॉलिड्स के लिए डिफाइन करें, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, तो इलास्टिसिटी हम लोग अभी हम लोग जो भी बातें करेंगे वो सॉलिड्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो मटेरियल है वो अपना शेप को रिगेन करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ जो भी हमारा फोर्स अप्लाइड था। जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे उसको रिमूव करने पे अगर बॉडी अपना शेप को रिगेन करती है, जो भी शेप साइज था उसको रिगेन करती है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी कैसा हो गया कि प्लास्टिसिटी मतलब आपने अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिफॉर्म हो गई, और आपने फोर्स अगर हटा दिया तो वापस से, हाँ वो कोई कुछ बोलना चाहता है, तो कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, तो वापस से अगर हमने वो फोर्स हटा दिया, सपोज एक बॉडी है, इस पे हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे थे, इसकी वजह से वो कुछ डिफॉर्म हो गया, ठीक है, और वो फोर्स हटाने के बाद भी अगर बॉडी अपना वापस से अपना शेप रिगेन नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे दिस प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल को भी हम लोग बेसिकली इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल में डिवाइड करते हैं, इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, सपोज आप जैसे घर में अगर आटा हम लोग गूंद रहे हैं, आटा गूंदते समय क्या होता है, जब उसका डो बन जाता है, आटे का जो डो बन जाता है, अगर आपने उस पर एक घूसा मारा तो बिल्कुल ही आपका जो घूसा है वो उसके ऊपर चिपक जाएगा, पूरा का पूरा वो पंजा हट जाएगा। जब आप भूसा हटाओगे तो वापस से अपना शेप रिगेन नहीं करेगा। ठीक है, तो उस आटे का जो गूंदा हुआ जो आटा है, ठीक है, वो अपना वापस से अपना शेप रिगेन नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। उसी तरह से एक रबर है, रबर को आपने रबर को आपने फोर्स लगा कि इस तरह से खींचा, तो वापस से अपना शेप को रिगेन, आपने जैसे ही हाथ छोड़ दोगे तो वापस से अपना शेप को रिगेन कर लेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम लोग इलास्टिसिटी को और प्लास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। अब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस एक बार हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने प्रैक्टिकली खुद भी देखा हुआ है कि जो भी हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज है, जो भी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सॉलिड्स की जो भी मटेरियल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा हमारा किसी भी ब्रिज में अगर देखोगे तो ब्रिज में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए रहेंगे ब्रिज में, बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो रहता है इसको हम लोग ट्रस बोलते हैं, बाद में जाके ये सब चीज पढ़ोगे कि एक अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर एक जगह पे हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं, जो भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हुए या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग इसका पूरा का पूरा फोर्स एनालिसिस करते हैं कि किस जगह पे मेरा कितना फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, और किस जगह पे कितना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस पॉइंट, ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो उसको ऐसे वीक पॉइंट का हम लोग फिर एनालिसिस करते हैं कि इस वीक पॉइंट का हम लोग किस तरह से मतलब इसका जो वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे इसका वीक पॉइंट आ रहा है, और उसके लिए हम लोग कौन सा उसमें मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब उसके मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से हम लोग उस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका काफी ज्यादा यूज है। 9.2 इसमें हमको पढ़ना है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक सॉलिड की बात करूं, सपोज मैं एक कुछ भी रैंडम सॉलिड ले रहा हूं, ठीक है, ये मेरे पास एक सॉलिड मटेरियल है, तो अगर हम लोग बात करें किसी भी एक सॉलिड को मैं अगर बात कर, तो हमें पता है कि ये सॉलिड जो है वो बहुत सारे इस तरह से क्लोजली पैक्ड एटम्स से मिलके हुए इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी इस तरह से है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं एक काम काम करता हूं कि इसमें मैं अगर कुछ इस तरह से फोर्स लगाता हूं, रैंडम डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स लगाता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, वो सपोज कुछ डिफॉर्म होके कुछ ऐसा हो जाता है शेप यहाँ पे। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? स्पीकर ऑन है किसी का माइक्रोफोन ऑन है?
ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अभी ये क्या होगा कि ये शेप डिफॉर्म होगा और जो यहाँ ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स ये नहीं चाहेंगे कि ये इधर शिफ्ट हो, तो बाकी मॉलिक्यूल्स इस पे उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना चाहेंगे। इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो बाकी मॉलिक्यूल्स बोलेंगे कि नहीं तुम उधर ही रहो, बाकी सभी को इस पे फोर्स ऐसा लगाएंगे कि तुम अपने पोजीशन में वापस जाओ। सभी ऐसा उसको ढकेलने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे तुम अपने पोजीशन में वापस जाओ। ठीक है, तो जैसे ही ये फोर्स हम लोग हटाते हैं, जो भी हमने अप्लाई किया हुआ फोर्स हम लोग वापस से छोड़ देते हैं, तो बिकॉज ऑफ ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो भी मॉलिक्यूल से आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये वापस अपने शेप में रिगेन कर जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिकली ये चीज को बताया कि ये चीज मैथमेटिकली कैसे हो रही है, या फिर उन्होंने एक बेसिकली एक मॉडल दिया। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हुक्स मॉडल। तो वो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चीज को उन्होंने मॉडल किया, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है सॉलिड्स में, जो भी हमारे एटॉमिक लेवल पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हुक्स ने एक मॉडल दिया। सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो जो भी हमारे सॉलिड्स के बीच में जो एटम्स का जो पैकिंग है, ठीक है, वो एटम्स एक दूसरे से किस तरह से कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने इस मॉडल से दिया। वो क्या बोले कि ये जो है, ये मेरे पास सपोज ये सारे एटम्स है, ठीक है, सॉलिड्स में ये सपोज में ये मेरे पास एटम्स है इस तरह से। ठीक है, और ये दोनों सपोज दो एटम की मैं बात करूं, तो ये दोनों आपस में इस तरह से उन्होंने इस दोनों एटम को स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया। ठीक है, स्प्रिंग का मॉडल दिया। ये बेसिकली जो है स्प्रिंग बॉल मॉडल बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बॉल मॉडल। मतलब दो एटम मेरे जो कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से, उसको हम लोग एज ए स्प्रिंग फोर्स हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग में हम लोग फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स इन स्प्रिंग इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, इस तरह की फोर्सेस होती है स्प्रिंग में। अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इन स्प्रिंग जो होगा उसको हम लोग एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ इस तरह से हम लोग इसको दो एटम्स के बीच को, हम लोग दो एटम्स के बीच के जो फोर्स है उसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया हुक्स ने, रॉबर्ट हुक ने ये चीज हमें बताया। और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को लग रहा हो कि बहुत छोटी सी बात है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं उनके बिहेवियर को हम लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का इस तरह से रिलेशन होगा। और इसमें जो जो हम लोग बोलते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, दैट मीन्स ये जो क्या क्या चीज दिखाता है, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स को दिखाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम लोग बात करें कि अगर सपोज इस पर्टिकुलर एटम को मैं अगर इधर डिस्प्लेस करता हूं, कुछ इस तरह से डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, तो अब ये अगर मैंने कुछ इस पे फोर्स लगाया है, इस तरह से फोर्स लगाया है, और मैंने इसको एटम को इस जगह पे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो दूसरा एटम भी इससे इस तरह से कनेक्टेड है, एज ए स्प्रिंग सिस्टम हम लोग इसको समझ सकते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब जैसे ही इसको ये फोर्स मैंने अगर हटाया और ये एटम इस यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो चुका था, इस जगह पे डिस्प्लेस हो चुका है, तो बाकी जो स्प्रिंग्स है इसको ऊपर की तरफ पुश करना चाहेंगे, इसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ इसको पुश करना चाहेंगे। अगर हम लोग इस फोर्स को अप्लाई किया और तो यहाँ पे इन सब सारे स्प्रिंग्स की वजह से भी, मतलब इसको हम लोग अगर स्प्रिंग बॉल मॉडल की तरह ट्रीट करें, तो इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि इसको वापस से अपने पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इसलिए इस फोर्स को हम लोग नेगेटिव एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर जिस डायरेक्शन में मेरा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स मतलब जिस डायरेक्शन में हमने इसको डिस्प्लेस किया है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बेहतर तरीके से इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि इसको रॉबर्ट हुक ने इस तरह से स्प्रिंग बॉल अरेंजमेंट के थ्रू इसको मॉडल किया। इस मॉडल के थ्रू हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे 9.3, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम लोग आगे समझते हैं इसको, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि किसी भी कोई भी एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, अगर इस बॉडी पे मैंने कुछ फोर्स लगाया इस तरह से, अगर मैं इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, ठीक है, तो ये बॉडी भी एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, दिस फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, दैट इज एफ अप्लाइड, मैं बोल सकता हूं दिस इज माई एफ अप्लाइड एंड दिस इज माई एफ रिस्टोरिंग।
तो जो एफ अप्लाइड होता है, दिस एफ अप्लाइड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग। ठीक है, ये चीज क्लियर है। जब भी हम लोग कोई बॉडी को सब्जेक्ट, मेरा बॉडी सब्जेक्टेड टू दिस फोर्स, अगर किसी भी फोर्स अगर हम लोग बॉडी पे अप्लाई करते हैं कुछ फोर्स, तो तो जितना फोर्स हमने अप्लाई किया उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है बॉडी के अंदर से। ठीक है, वो क्यों जनरेट होता है वो भी हमने देखा, जो भी हमने स्प्रिंग बॉल अरेंजमेंट देखा था उसकी वजह से इस तरह से रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। और जो हमारा एफ अप्लाइड है दैट इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग डिफाइन करते हैं वर्ड स्ट्रेस को, स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ रीस्टोरिंग डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग समझते हैं सिर्फ स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स? स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में। जो हमने फोर्स अप्लाई किया, हाँ उसके बराबर रहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। जो भी हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया दैट इज नोन एज और स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूं, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? दैट इज MLT -2, और एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसका जो डायमेंशन हो गया, स्ट्रेस का जो डायमेंशन हो गया दैट इज ML -1 T -2। ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और खैर ये तो तुम लोग आराम से निकल लोगे कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा क्या। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है, ठीक है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं क्योंकि इसका जो यूनिट है दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायमेंशन। अब ये फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन क्या हो सकता है? अगर हम लोग बोले कि सपोज मेरा एल लेंथ का कुछ मेरे पास इस तरह से मटेरियल था, इस तरह से, और इसमें इसका जो लेंथ, जो स्ट्रेस की वजह से इसका जो लेंथ चेंज हो गया वो डेल्टा एल चेंज हो गया, तो हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास एक इस तरह का सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरह का, मान लो एक बॉल है, ठीक है, स्टील का कुछ बॉल है या फिर कुछ भी जो हम लोग बॉल खेलते हैं वो वाला बॉल है। अगर हमने इस पे बाहर से इस तरह से कुछ फोर्स लगाया, जैसे तुमने हाथ से पकड़ दिया, हाथ से पकड़ के इस तरह से कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो इसका पहले कुछ वॉल्यूम रहा होगा और अभी कुछ वॉल्यूम में चेंज आया होगा। तो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, पहले वी था, अब उसमें चेंज आ गया डेल्टा वी। तो जो वो ये फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन आ रहा है, या फिर ये चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगा, या फिर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा, किसी भी तरह का जो डायमेंशन का चेंज आता है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज स्ट्रेन। डेल्टा एल अपॉन एल बोल दें, डेल्टा वी अपॉन वी बोल दें। ठीक है, वी इज वॉल्यूम। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। और स्ट्रेस तो हमने देख लिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो इस तरह से जो हम लोग सॉलिड्स की अगर बात करें, तो सॉलिड्स में जो हम लोग को स्ट्रेस पढ़ने हैं वो 3 तरह के स्ट्रेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग 3 तरह का स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो वो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने स्ट्रेस की बात की थी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेस को समझते हैं कि किस किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर हम लोग मान लो एक मैं बोलूं कि एक वायर में बोलूं, ठीक है, एक वायर या फिर कुछ इस तरह का, मैं सपोज ये पेन लेता हूं मैं। ठीक है, इस पेन में अगर मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर और नीचे डायरेक्शन में इस तरह से, ऊपर भी इस तरह से खींचने की कोशिश करता हूं इसको, और नीचे भी इस तरह से खींचने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह का जो कंडीशन है, यहां हम लोग कंडीशन नंबर ए को देखते हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही कंडीशन आ रहा है। हमने एक सिलिंड्रिकल कुछ ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में हमने दोनों डायरेक्शन में, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से दोनों इस डायरेक्शन में इसको खींचने की हम लोग अगर कोशिश करते हैं, तो इसका जो लेंथ पहले जो था दैट इज एल, और इसका जो लेंथ चेंज हो जाता है दैट इज एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो अगर हमने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया है, तो इस पर जो स्ट्रेस होगा, पहले वाले केस में जो स्ट्रेस होगा, केस एक लिए बोल रहा हूं, दैट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। और ये एरिया कौन सा एरिया हो जाएगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई ए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया हम लोग कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो पहला जो केस कंसिडर किया है उसमें हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग कैसे लगाते हैं, जो स्ट्रेस जो भी हम लोग का वो फोर्स होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो ये जो चीज है दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एरिया है। तो अगर फोर्स इस तरह से परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लगाते हैं तो हम लोग बोलेंगे दिस इज जनरेटिंग टेंसाइल स्ट्रेस। इस फोर्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस आएगा मटेरियल में। ये जो हमने इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगाया, ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोले, या फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को मैं बात करूं तो ये दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको। अगर हम लोग इसको खींचते हैं इस तरह से पकड़ के, अगर ऊपर नीचे इस तरह से खींच दिया तो इस तरह के जो स्ट्रेस जो डेवलप होगा बॉडी में, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आया। और अगर मैंने पकड़ के इसको दबा दिया, ठीक है, इसी को अगर हम लोग इस तरह से पकड़ के दबा देते हैं तो इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या फिर इसको हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, अगर हम लोग इसको पकड़ के खींच रहे हैं दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर हम लोग इसको दबा देते हैं तो हम लोग बोलेंगे दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इसी का जो स्ट्रेन आता है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज नथिंग बट डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। स्ट्रेन इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो दैट इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब अगला जो आता है दैट इज शियर स्ट्रेस, जो बी पार्ट वाला है। ठीक है, शियर स्ट्रेस में हम लोग अगर किसी मटेरियल में शियर स्ट्रेस है दैट मींस हम लोग उसमें किस तरह का फोर्स लगाए हैं, शियर फोर्स। अब शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, सपोज ये है, इसके जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन के अगर मैं पैरेलल एक फोर्स लगाऊं, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा मुझे, ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक इधर लगा रहा हूं और एक नीचे से लगा रहा हूं, इस तरह से, देखो इस तरह से दिख रहा होगा सबको। तो जैसे यहां पर सी में दिखाया गया है फिजिक्स की बुक में, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रखा है। ठीक है, एक इधर भी और एक नीचे भी। तो इस तरह का जो फोर्स रहता है जिसको कि हम लोग सरफेस के पैरेलल में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल में अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है मटेरियल्स के अंदर। सपोज एक मेरे पास इस तरह का एक सॉलिड मटेरियल था मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास एक सॉलिड मटेरियल था। अब इसमें जो स्ट्रेस की वजह से, जो भी हमने इस पे फोर्सेस अप्लाई किए इस तरह से, और उसकी वजह से जो इस पे स्ट्रेस आया, उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब ये आगे की तरफ इस तरह से शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो डेल्टा एक्स शिफ्ट किया। ठीक है, जैसे बुक में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बुक में वो क्या हो रहा है, उसका डिफॉर्मेशन आ रहा है, डेल्टा एक्स का डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, और डेल्टा एक्स अपॉन ये जो मेरा इनिशियल जो लेंथ था इसका, ये लेंथ, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं इसके स्ट्रेन के लिए, शियर स्ट्रेन। ठीक है, और अगर हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन एल की बात करें तो यहां से देखो डेल्टा एक्स अपॉन एल जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। हम लोग ध्यान दें इसमें से, तो अगर हम लोग देखें तो दिस इज, अगर इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, दिस इज थीटा एंड दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स, तो मैं बोल सकता हूं कि टेन थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, इफ थीटा इज स्मॉल देन टेन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। ठीक है, तो थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक बॉल को अगर पकड़ के तुमने उसको कंप्रेस किया, तो तुमने क्या किया, उसके रेडियली सारे डायरेक्शन में उसको इस तरह से कंप्रेस किया और उसका वॉल्यूम चेंज किया। तो इस तरह का जो स्ट्रेस हम लोग देते हैं इसको हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। हाइड्रोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर सपोज उस बॉल को हमने पानी के अंदर डाल दिया या फिर किसी भी फ्लूइड के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो उसपे सभी डायरेक्शन से एक ही तरह का फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरह का जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सभी डायरेक्शन में एक ही तरह के फोर्स लगेंगे, रेडियली इस तरह के फोर्स लगेंगे, और इस तरह के फोर्स की वजह से उसमें क्या होगा, उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इस तरह की फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वॉल्यूमेट्रिक,
ठीक है, इसको कभी कभी लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में हम लोग स्ट्रेस को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हमने बॉल को पकड़ के पूरा कंप्रेस कर दिया, बॉल को पकड़ के कंप्रेस किया, तो पूरा वॉल्यूम में हमने उस पर फोर्स लगाया, पूरे वॉल्यूम में, रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, अगर एक हमने एक बॉल की बात करते हैं, रेडियली हमने उस पर सारे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से पूरे वॉल्यूम में उसमें चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, तो इस स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको भी हम लोग फोर्स अपॉन एरिया ही डिफाइन करेंगे। स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, लेकिन इस केस में कैसा होगा, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में हम लोग फोर्स अपॉन एरिया बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको वॉल्यूमेट्रिक अगर बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इस तरह से। और अगर हम लोग सपोज इसको किसी फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं, तो फ्लूइड के अंदर भी अगर हम लोग डालते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग उसमें क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो इसको इसका जो क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, इसको हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम लोग सपोज इसको पानी में, अगर एक बॉल को पानी में अंदर डाल देते हैं, तो जिस पॉइंट पे हमने डाला है, उस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, वो उस प्रेशर की वजह से इस पे स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो इसको इसलिए हम लोग प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि सराउंडिंग जो फ्लूइड्स है, उसके प्रेशर की वजह से इस पे स्ट्रेस आ रहा है। और इस पे जो स्ट्रेन की, अगर इसके हम स्ट्रेन की बात करें, इस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है, उस स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम से, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी। उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ अपॉन उसका कितना वॉल्यूम था। ठीक है, तो इस स्ट्रेस की वजह से इसमें इस तरह का स्ट्रेन आ रहा है। अभी हमने तीन अलग अलग तरीके के स्ट्रेस पढ़े। स्ट्रेस हमने तीन अलग अलग तरीके के पढ़े। जो पहला है दैट वाज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस, और तीसरा हमने पढ़ा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेस का एक ही डेफिनेशन है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज ओनली स्ट्रेस। और स्ट्रेन का एक ही डेफिनेशन है, जो फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन आया। ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में जो फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन डेल्टा वी बाई वी हम लोग बात किया था। शेयर स्ट्रेस में हमने बात किया था, जो भी हमारा चेंज आया था डेल्टा एक्स अपॉन एल, उसको हम लोग टेन थीटा के टर्म्स में बात किया था, दैट वाज इक्वल टू थीटा, और फॉर दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा फॉर थीटा स्मॉल। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने क्या बात किया था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने बात किया था, जो स्ट्रेन आया था दैट वाज डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेन का एक ही है, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। और ये स्ट्रेस भी एक ही चीज, एक ही तरह के हैं। जो स्ट्रेस हमने बात किया था, दैट इज, स्ट्रेस को हम लोगों ने डिफाइन किया ना, स्ट्रेस को हम लोगों ने डिफाइन किया, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस भी वही है, स्ट्रेन भी वही है, बेसिक डेफिनेशन उसका चेंज नहीं होगा, बट तीन अलग अलग तरीके के स्ट्रेस और उससे करस्पॉन्डिंग हमने स्ट्रेन की बातचीत की। जो भी हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करी, दो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो जो हुक्स लॉ के हिसाब से क्या उन्होंने बताया, दैट इज स्ट्रेस दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और हुक्स लॉ के हिसाब से जो हमने F इक्वल्स टू माइनस के एक्स डिफाइन कर रखा है ना, दिस इज व्हाट दिस इज, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, हम लोग जो डिफाइन किया है, दैट इज एक्स मतलब क्या हो गया इसमें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हम लोग बात करते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स में, एक्स इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, एंड F जो है, F इज प्रोपोर्शनल टू, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, या फिर हम लोग डिफॉर्मेशन भी बात कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहीं ना कहीं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स इस तरह के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, और इसी से उन्होंने डिराइव किया। तो जो भी हम लोग बोलते हैं कि जो भी दो एटम्स के बीच में स्प्रिंग ऑफ फोर्स, हम लोग स्प्रिंग जो भी हमने मॉडल किया था, स्प्रिंग बॉल अरेंजमेंट से जो हमने मॉडल किया था एटम्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को दिखाने के लिए, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। इन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऐसा क्यों बोल दिया? ऐसा इसलिए बोला कि उन्होंने उसको उस तरह से मॉडल किया पहले, और मॉडल करने के बाद ये रिलेशन लेके आए, दैट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, दैट किसी भी सॉलिड में अगर हम लोग बात करें, दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और इसका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें दिया, दैट इज स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। अब यही जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन,
यही इक्वेशन बस हम लोग को यूज होता है पूरा का पूरा जो भी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अगर मैं बोलूं तो क्या ये सभी सॉलिड्स के लिए वैलिड है? तो नहीं, ये सभी सॉलिड्स के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, कुछ सॉलिड मतलब मैक्सिमम बहुत सारे सॉलिड्स इसको फॉलो करते हैं, इस रिलेशन को बहुत सारे सॉलिड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, और हम लोग बाद में देखेंगे कि ये कुछ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए ही ये चीज फॉलो होता है। अगर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो पहली बात दो चीजें इसमें कि stress is proportional to strain, this is not valid for all the solid materials, सभी solid materials के लिए this is not valid up to elastic limit। ठीक है, हाँ वो मैं आऊंगा। तो दो चीज में हम लोग डिस्कस करें, this is not valid for all the solids। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सॉलिड्स के लिए दिस इज वैलिड, एंड दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब मैं इसको बहुत जोर से खींच दूं तो ये तो उखड़ के बाहर आ जाएगा, उसमें हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स की क्या बात करेंगे? अभी यही पेन को मैं अगर जोर से खींच दूं तो टूट के आ जाएगा मेरे हाथ में, फिर कहेगा ये स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और ये सब तो दोनों दो टुकड़े मेरे हाथ में आ जाएंगे, वो तो पूरा ब्रेक ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए ही हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या बिहेवियर होता है, वो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब बताएंगे कि उसमें क्या रिलेशनशिप होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो हम लोग देखेंगे कि जो हुक्स लॉ है वो कहां तक वैलिड है, किस स्ट्रेस की वैल्यू के लिए वैलिड है, कहां तक के लिए वैलिड रहेगा। और हमने ये भी बात की कि जो ये है दैट दिस नॉट वैलिड फॉर ऑल द सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, उसमें हम लोग जिस अलग अलग स्ट्रेस के लिए हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग बोलते हैं कि एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, उसी तरह से शेयर स्ट्रेस के लिए एफ पैरेलल अपॉन ए, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रेस के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रेस डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू डिफाइन करेंगे, और स्ट्रेन की उसी तरह से अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा एल अपॉन एल डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग शेयर स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा एक्स अपॉन एल डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेन की बात करें तो हम लोग उसमें डेल्टा वी अपॉन वी डिफाइन करेंगे। बस यही तीनों हम लोगों को अभी समझना है, बाकी और बेसिकली सॉलिड्स में यही तीनों स्ट्रेस क्या हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास हुक्स लॉ, और ये जो के है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, दिस के इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो के होगा फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको हम लोग कुछ और बोलेंगे। अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस की बात करें तो ये के को हम लोग कुछ और बोलेंगे, और अगर हम लोग ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात कर रहे हो तो के को हम लोग कुछ और बोलेंगे। सबका अलग अलग जगह पे इसका हम लोगों ने अलग अलग नामकरण बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक मैं स्टील का इस तरह से रॉड लेता हूं। ठीक है, सिलिंड्रिकल रॉड ले रहा हूं मैं, इससे तुमको समझ में आएगा अच्छे से। और इसको मैंने क्या किया, मैं इधर से दोनों डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ स्ट्रेन आएगा। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ये स्ट्रेन आएगा। और स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी, जो इस पे स्ट्रेस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए। अरे यार ये कट क्यों हो जा रहा है, एफ अपॉन ए, वेयर ए इज व्हाट, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ऊपर वाला जो सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज ए। तो इस फोर्स की वजह से कुछ स्ट्रेस आएगा और इस पे कुछ स्ट्रेन आएगा। बेसिकली हम लोग ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वही प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक्स एक्सिस पे हम लोग देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेन जो इस पे है डेल्टा एल अपॉन एल अगर हम लोग बातचीत कर लें, और स्ट्रेस जो हम लोग बोल रहे हैं फोर्स अपॉन एरिया इस केस में। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको हम लोग स्टील के इस रॉड पे हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि क्या हो रहा है। तो अगर हम लोगों ने इस पे ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, दिस इज फॉर मेटल। ठीक है, कोई भी एक जनरल मेटल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो इस नेचर का होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग ओरिजिन से बात करते हैं। तो ओरिजिन में हमारे पास स्ट्रेस इज जीरो, स्ट्रेन इज जीरो, कोई फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे, स्ट्रेस इज जीरो, दैट मींस दिस फोर्स इज जीरो, स्ट्रेस इज जीरो, एंड स्ट्रेन भी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ाने लगते हैं, ठीक है, तो इस पे कुछ
देखो करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास स्ट्रेन भी आने लगता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए देखो यहाँ पे स्ट्रेन हमको मिल जाता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन हमको यहाँ पे मिल जाता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए हमको स्ट्रेन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये चीज प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई कि क्या हम लोग क्या इसमें प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि देखो 0 ओ से लेके ए तक अगर हम लोग बात करें तो ओ से लेके ए तक जो कर्व है वो लीनियर कर्व है। लीनियर कहने का मतलब इसका मतलब है कि जो एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन बोल रहा हूं, दैट मीन्स एक कांस्टेंट रिलेशन है। दैट मीन्स अगर ये मैं थीटा बोल रहा हूं दैट मीन्स टेन थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स वाला सिचुएशन मेरे पास इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो y में चेंज और x में चेंज का एक लीनियर रिलेशन इस तरह से हमको मिल रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है मुझे y और x में। अगर हम लोग पॉइंट O टू A की बात करें तो पॉइंट O टू A में एक हमको लीनियर रिलेशन मिल रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो स्ट्रेस में बोल सकता हूं दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इस O टू A में। क्यों? y इक्वल टू एम एक्स, मैं तो बोल सकता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू x और कुछ कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या है? m, जो कि उसका स्लोप होगा, ठीक है। तो उसी तरह स्ट्रेस और स्ट्रेन का इस तरह से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी बोल रहे हैं, और इसका जो स्लोप होगा, सपोज दिस इज थीटा, तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज टेन थीटा। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन दिस रीजन फ्रॉम पॉइंट O टू A। O टू A में इस तरह का हम लोग बोलते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शनल रीजन बोलते हैं इसमें, ठीक है। और अगर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ध्यान करो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये किसने बताया था? हुक्स लॉ ने। मतलब दिस इज रीजन वेयर हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है। इतने स्ट्रेस के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल के लिए, या देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल के लिए स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन में एक लीनियर रिलेशनशिप आएगा, मतलब स्ट्रेस हम लोग जितना बढ़ाएंगे उसकी कुछ प्रोपोर्शनलिटी में हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस O टू A जहां पे हमारा हुक्स लॉ इज आल्सो वैलिड। अब अगर हम लोग बात करें पॉइंट A टू B की, तो A टू B में देखो ये जो कर्व है वो लीनियर नहीं है। जो भी हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप है ये लीनियर नहीं है। और अगर देखोगे तो ये बहुत शार्प चेंज हो रहा है। शार्प चेंज करने का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे, ठीक है, स्ट्रेस को अगर हम लोगों ने इज इंक्रीज्ड स्लाइटली, अगर हम लोग स्लाइटली इंक्रीज करेंगे स्ट्रेस को, तो देखो कि स्ट्रेन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग विथ हाई रेट, ठीक है। तो इस कर्व जो A टू B वाला जो पार्ट है, मतलब एक बार जब हम लोग लीनियर रीजन से क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें जो स्ट्रेस जो है, अगर हम लोग कुछ थोड़ा सा अप्लाई करते हैं स्ट्रेस तो स्ट्रेन हमारा काफी तेजी से बढ़ता है, ठीक है। हालांकि ये अभी भी इलास्टिक रीजन में है। दैट मीन्स ये अभी इस रीजन में अभी हम लोग अगर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर इतना स्ट्रेस हमने अप्लाई कर दिया, दैट मीन्स A टू B इतना अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो भी ये इलास्टिक रीजन में ही रहने वाला है। दैट मीन्स अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वापस से अपना शेप को रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया A टू B की बात। अब बी पॉइंट जैसे ही पहुंचता है, बी पॉइंट पहुंचने के बाद ये अपना इलास्टिसिटी को लूज कर जाता है, ठीक है। तो बी पॉइंट हो गया हमारा जहां पे वो जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर जाता है। तो इस बी पॉइंट को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं क्योंकि बी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी पॉइंट पे देखो जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सिग्मा वाई, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इतना स्ट्रेस लेवल अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर हम लोग पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स हम लोग उसका इलास्टिसिटी रीजन को, जो उसका इलास्टिक रीजन है उसको हम लोग क्रॉस करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक स्पेशल नाम बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं बी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। इस स्ट्रेस की जो वैल्यू है इसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इतना अगर हम लोग फोर्स, इतना अगर हम लोग उस पर स्ट्रेस देते हैं तो जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट को अब क्रॉस करने लगता है। ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब ये बी पॉइंट से अगर हम लोग बी टू सी पॉइंट में जाते हैं, ठीक है, तो बी टू सी पॉइंट में हम लोग को पता है कि ये इलास्टिक रीजन से क्रॉस कर चुका है, ठीक है। बी टू सी में हम लोग इलास्टिक रीजन से ये क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स अगर हम लोग बी टू सी में के बाद अगर हम लोग उस मटेरियल को अगर हम लोगों ने छोड़ दिया
ठीक है, स्ट्रेस लगाना छोड़ दिया तो वो वापस से अपना शेप को रीगेन नहीं करेगा। ठीक है, तो बी टू सी टू डी भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये हम लोग अब प्लास्टिक रीजन में घुस चुके हैं मटेरियल के। ठीक है, और डी जो पॉइंट है, डी पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं, डी जो पॉइंट है इसको हम लोग सिग्मा यू भी बोलते हैं, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि इतना अगर हम लोगों ने ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हम लोग इस पर्टिकुलर मटेरियल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वो उसकी जिम्मेदारी, वो इतना मैक्सिमम हम लोग स्ट्रेंथ अप्लाई कर सकते हैं, इतना मैक्सिमम हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल में ताकि वो टूटे ना। ठीक है, भले ही वो प्लास्टिक रीजन में चला गया, लेकिन इस स्ट्रेस तक वो मटेरियल टूटेगा नहीं। ठीक है, इतना हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस इस पर्टिकुलर मटेरियल में हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद वो फ्रैक्चर पॉइंट उसका, इसके बाद वो अपने फ्रैक्चर पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसके बाद वो टूटेगा, बट इतना इसमें हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस लगा सकते हैं। ये जो हो गया, ये मटेरियल को हम लोग बोलेंगे इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग डी टू ई की तरफ जाते हैं, डी टू ई की तरफ जाते हैं, तो जो हमारा जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है, जो हमारे पास जो स्ट्रेस की हमने वैल्यू निकाली है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है, ठीक है, उस वो एक स्ट्रेस की वैल्यू है। और हम लोग उसकी जो वैल्यू से अगर कम स्ट्रेस भी अप्लाई करते हैं, यहां से हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू से अगर हम लोग कम वैल्यू भी अप्लाई करते हैं, तो भी जो मटेरियल है उस पर उसका इलोंगेशन होता रहता है। ठीक है, इस पॉइंट डी पॉइंट तक तो वो इलोंगेट कर ही रहा था। ठीक है, डी पॉइंट तक इलोंगेट कर रहा था, लेकिन डी पॉइंट पे जो हमने स्ट्रेस लगाया है, उससे अगर हम लोग कम स्ट्रेस भी लगाएंगे तो भी मटेरियल जो है वो इलोंगेट होता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां पे हमारे डी पॉइंट पे कुछ इलोंगेशन था, डी पॉइंट में अगर कुछ इलोंगेशन है, अब हम लोग उससे कम स्ट्रेस भी लगा रहे हैं, कम फोर्स भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो भी मटेरियल इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं, इस पे अभी डी से नीचे अगर जाते हैं तो भी यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक है, तो ये डी पॉइंट पहुंचने की बाद की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो डी पॉइंट हम लोग बोलते हैं इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और इसके बाद देखो मटेरियल की प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज हो रही है कि इवन हम लोग उससे लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो भी मटेरियल जो है वो उसमें स्ट्रेन आ रहा है, दैट मीन्स उसका इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से हम लोग पॉइंट ई पे पहुंच जाते हैं, तो पॉइंट ई जो होता है वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट होता है। दैट मीन्स मटेरियल टूट गया, इतना खींचा कि मटेरियल उस पॉइंट पे जाके टूट गया। ठीक है, तो दिस ई पॉइंट इज फ्रैक्चर पॉइंट। और हम लोग मैक्सिमम जो स्ट्रेन की बात करेंगे, वो यहां से हम लोग बोलेंगे कि इसके जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है, देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, जब तक वो टूट ना जाए, खींचते 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 इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे आके वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ई पॉइंट तक की बात। अभी अगर हम लोग बात करें कि कोई भी जो मटेरियल है उसमें अगर डी टू ई वाला रीजन है, ये सब मैं एक बार क्लोज कर दे रहा हूं, ये सब मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो डी टू ई वाला जो रीजन है वो हमारा बहुत इंटरेस्ट वाला रीजन है। डी टू ई की अगर हम लोग बात करें, पॉइंट डी टू ई, ठीक है, तो अगर ये डी टू ई का जो रीजन है, अगर एक मटेरियल के लिए डी टू ई इस तरह का है और दूसरा मटेरियल के लिए डी टू ई कुछ ऐसा है, ठीक है, तो डी टू ई वाले रीजन से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल ब्रिटल है, ठीक है, या फिर डक्टाइल है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग मटेरियल का देख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट डी टू ई रीजन से। डी टू ई रीजन में जितना ज्यादा गैप होगा, हम लोग बोलेंगे कि मटेरियल उतना ज्यादा डक्टाइल है। ठीक है, तो इस दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना पड़े कि एक सपोज ये एक मेरे पास मटेरियल का जो डी टू ई है वैसा है और दूसरे मटेरियल का डी टू ई कुछ इस तरह से है, तो कौन सा ज्यादा डक्टाइल है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेकंड नंबर वाला ज्यादा डक्टाइल है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं एक और कर्व बनाता हूं। सपोज इस तरह का कर्व कभी तुम्हारे पास आ गया, इस कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। ठीक है, दो हम लोग कर्व डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा मोर डक्टाइल है और कौन सा जो है वो ब्रिटल है। ब्रिटल और डक्टाइल में तो समझ में आ जाता है ना, डक्टाइल ऐसा मटेरियल होता है जिसको तुम खींच सकते हो, ब्रिटल मतलब अगर तुमने उसको हथौड़ा मारा तो वो टूट ही जाता है बिल्कुल। ठीक है, उस पर स्ट्रेस डेवलप किया वो टूट जाएगा, ब्रिटल मटेरियल ऐसा मटेरियल है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, सपोज मेरे पास दो ऐसा कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा एक कर्व ऐसा दिया हुआ है, सपोज दिस इज कर्व नंबर 1
और इस तरह से दूसरा कुछ कर्व में जो दिया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व हम लोग बना रहे हैं, एक ऐसा देके ऐसा कर्व दिया हुआ है। अब हमें कुछ नहीं बोला गया, बस ये दो कर्व अगर हमें दिया हुआ है, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया, अब बोलेगा कि कौन सा मटेरियल ज्यादा ब्रिटल है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हमें दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, दिस इज माय स्ट्रेस और दिस इज माय स्ट्रेन। अब हमें पूछा गया है कि बताओ कि इसमें से ज्यादा ब्रिटल कौन है, फर्स्ट या सेकंड, इस दोनों कर्व में, इस दोनों मटेरियल में से, ये एक मटेरियल 1 है मेरे पास और दिस इज माय मटेरियल 2, विच इज ब्रिटल, मटेरियल 2 1 होगा, मटेरियल 1 इज मोर ब्रिटल, कंपैरिजन अगर हम लोग कर रहे हैं तो मटेरियल 1 जो होगा दैट विल बी ब्रिटल। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ आसानी से कि यहाँ सपोज ये मेरे पास इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, इसका पहले वाले मटेरियल का, और ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट होगा। इस वाले में देखेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेकंड मटेरियल का ये हो जाएगा डी पॉइंट और ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट होगा ई पॉइंट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डी टू ई जो है यहाँ छोटा है, जो डी टू ई का जो गैप है, और यहाँ पे डी टू ई का जो गैप है वो बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस मेटल इज ब्रिटल compared to which material, compared to this material, this is ductile। ठीक है, ये रिलेटिव टर्म में मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा इस तरह का कर्व बना दिए तो ये ब्रिटल हो गया, ठीक है, ब्रिटल होने के लिए और भी क्लोज होना पड़ेगा, बट इन दोनों मटेरियल में से विच इज मोर डक्टाइल बोले या विच इज मोर ब्रिटल, तो इस तरह से हम लोग कंपेरेटिवली या फिर हम लोग रिलेटिव टर्म्स में इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे जो हार्ट जो होता है हमारा, हमारे दिल में, ठीक है, दिल में एक टिश्यू होता है जिसका कि नाम है AORTA, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इयोटा। इयोटा एक टिश्यू होता है, दिस इज अ टिश्यू इन आवर हार्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इसकी अगर बात करें कि इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको अगर हम लोग खींचे तो किस तरह का मटेरियल होगा, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रिलेशन आता है स्ट्रेस स्ट्रेन में, कुछ इस तरह का रिलेशन आता है। ये हमारे हार्ट के टिश्यू जो है उसका मटेरियल का प्रॉपर्टी हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी वाले बुक में दिया हुआ है, ठीक है, इयोटा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या, मुझे पहले बात बताओ कि इसमें कोई लीनियर रीजन दिख रहा है, कोई प्रोपोर्शनलिटी रीजन दिख रहा है, कोई लीनियर रीजन इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई भी लीनियर रीजन नहीं है, दैट मीन्स ये जो कर्व है, ये जो हमारा हार्ट का जो ये टिश्यू है, वो जो हुक्स लॉ है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, पहली बात, ठीक है। और इसमें हुक्स लॉ को फॉलो करता तो उसका कुछ जो एक लीनियर रिलेशनशिप हम लोग को मिलता, ठीक है, इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप हमको मिलता, सॉरी इसको मैं अच्छे से बनाता हूं, इस तरह का कुछ लीनियर रिलेशनशिप हमको मिलता कुछ दूर तक, एक स्ट्रेट लाइन हमको इस तरह से जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया, इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता, ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन हमको मिलता, बट ये हमको मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स ये हुक्स लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें और एक चीज ध्यान से देखो कि अगर ये हुक्स लॉ को फॉलो करता तो इसमें जो स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन की मैं बात करता हूं, जो स्ट्रेन आता वो बहुत कम आता। जनरली इसका जो स्लोप होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो हम लोग स्लोप बात करते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्लोप होता है। बहुत ज्यादा स्लोप मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा रहा हूं तो मेरे पास स्ट्रेन आ रहा है। अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व की बात करें तो सपोज मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक है, एक स्लोप मेरा ऐसा है और एक स्लोप ऐसा है, ठीक है, स्लोप नंबर 1 और स्लोप नंबर 2। तो मैं बोल सकता हूं कि स्लोप नंबर जो भी अगर 1 के लिए मैं बात करूं तो 1 में ज्यादा स्ट्रेस में कम स्ट्रेन डेवलप होगा और 2 में ज्यादा स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन डेवलप, कम स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा। 1 और 2 में हम लोग बात करेंगे तो 1 जो है वो इजीली स्ट्रेचेबल नहीं है, 2 इज इजीली स्ट्रेचेबल। ध्यान से देखो, क्योंकि 2 में जो स्ट्रेन है, अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, इस तरह का कर दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 में जो स्ट्रेन है वो कम स्ट्रेस में ही इसमें ज्यादा स्ट्रेन आ जा रहा है, और 1 में हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है स्ट्रेन लाने के लिए। दैट मींस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा दैट मींस उसको हम लोग इजीली खींच नहीं पाएंगे, जिसका स्लोप कम होगा उसको हम लोग आराम से खींच पाएंगे, रबर की तरह खींच लेंगे। ऐसे मटेरियल्स जिसको कि हम लोग थोड़ा सा अगर स्ट्रेस देते हैं बहुत ज्यादा खींच जाता है, जैसे कि रबर और जैसे कि ये इयोटा की जिस हम लोगों ने बात की, तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इस तरह के मटेरियल को, इलास्टोमर्स, ठीक है।
सर रबर का ब्रेकिंग पॉइंट आने के बाद भी वो अपने शेप रिगेन कर लेता है, वाई? वो अपना शेप रिगेन इसलिए कर देता है क्योंकि उसका जो इलास्टिक लिमिट है वो बहुत ज्यादा है। वो प्लास्टिक रीजन में जल्दी नहीं जाता है, इलास्टिक लिमिट उसके पास ज्यादा है। और उसमें इस तरह का है कि आप उसमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो वो बहुत ज्यादा खिंच जाता है, क्योंकि इसका अगर हम लोग अभी बात करेंगे यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में भी, तो इसका यंग्स मॉडुलस बहुत कम है। थोड़ा सा खींचोगे तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, थोड़ा सा खींचोगे तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, इसका मतलब इसका यंग्स मॉडुलस कम है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस कम है इसका। और हम लोग बात करेंगे यंग्स मॉडुलस, जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मतलब हम लोग ऐसा भी बात करते हैं कि स्टील जो है दैट इज मोर इलास्टिक देन जो रबर है हमारे पास में। जबकि तुमको लगेगा कि रबर को तो हम लोग खींच सकते हैं, बहुत आराम से हम लोग इसको रबर को खींच सकते हैं, तो स्टील कैसे ज्यादा इलास्टिक हो गया? तो वो सब हम लोग एक बार यंग्स मॉडुलस अभी बात करेंगे, उसके बाद वो सारी चीजों में हम लोग जाएंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारे प्रोपोर्शनल रीजन है हमारे पास, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें हमने बात की थी हुक्स लॉ की वैलिडिटी की बात की थी, तो उसमें हमने देखा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमने बात की थी। और हम लोग इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो हम लोग जो ये के को डिफाइन करते हैं, दिस के इज माई इलास्टिसिटी, sorry, sir, this is modulus of elasticity, modulus of elasticity, this k is called modulus of elasticity, very important। अच्छा, अब ये जो हमने देखा था कि हमने अलग अलग तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन देखे थे, जैसे कि हमने पहला देखा था, कौन किस टाइप का देखा था हमने? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया तो उसमें हमने देखा था इसके अंदर टेंसाइल हो सकता है या ये कंप्रेसिव हो सकता है, ये हमने बातचीत कर ली थी। ठीक है, टेंसाइल या कंप्रेसिव हुआ तो इस तरह का जो केस होगा, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो रिलेशन आएगा, तो हम लोग के को डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं इसको यंग्स मॉडुलस, नाम दे दिया गया, बस कुछ नहीं। ये जो के है ना, ये जो के कांस्टेंट है, वो अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए अलग अलग, जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा था, जैसे लॉन्गिट्यूडनल में हमने पढ़ा था जो स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा, दैट इज एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। ये कैसा क्यों कट जाता है यार, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए जो के की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलेंगे, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। दूसरा हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ, इसके बाद हम लोग पढ़ा था शेयर स्ट्रेस, जो भी था हमारे पास शेयर स्ट्रेस। और इसके लिए जो के को हम लोग बोलेंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल दो या शेयर मॉडुलस बोल दो। इसके बाद जो तीसरा तरह का हमने देखा था हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जिसको कि हमने देखा था, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। और इसमें जो के को हम लोग डिफाइन करेंगे, वो हम लोग डिफाइन करेंगे बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया। पहले के लिए के को हमने डिफाइन किया यंग्स मॉडुलस, दूसरे में हमने किया के को डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरे में बल्क मॉडुलस। है वो वही चीज। ठीक है, जो भी हमारे पास जो के है दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अलग अलग तरीके के स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए हम लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते थे, बस हमने इसका नाम दे दिया यंग्स मॉडुलस। 9.6.1 है, दैट इज आवर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसमें हम लोग ओवर एम्फेसाइज नहीं करेंगे, सबको ही को पता है कि यंग्स मॉडुलस हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, किससे? जैसे कि हम बेसिक से चलते हैं, स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। और हम लोग अगर लॉन्गिट्यूडनल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, दैट इज कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग यंग्स मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस में मेरे पास आ गया सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसमें स्ट्रेस जो होगा वो टेंसाइल या कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल स्लैश कंप्रेसिव में लिख दे रहा हूं, जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव डिवाइडेड बाय इसका स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है।
और सिग्मा क्या है मेरे पास, जो एफ परपेंडिकुलर हमने डिफाइन किया था, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, और अपॉन जो भी हमारे पास स्ट्रेन है दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इसको बोल सकते हैं एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे ये फॉर्मूला हम लोगों को काम में आता रहता है। ठीक है, ये हर जगह काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, उनके लिए जो बल्क, उसके लिए जो यंग्स मॉडल्स होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, यंग्स मॉडल्स फॉर मेटल बहुत अच्छा, मतलब इनका यंग्स मॉडल्स काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग बात करें एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, तो इन सब जो मेटल्स हैं इनके लिए यंग्स मॉडल्स काफी ज्यादा होता है। तो कभी भी कंपैरिजन करने को आ गया कि बहुत सारे कुछ इस तरह के तुमको मटेरियल्स मिल गए और उसमें पूछा गया कि यंग्स मॉडल्स किसका ज्यादा है, तो अगर मेटेलिक अगर कुछ दिख रहा हो तो वो ऑप्शन पहला चूज करना, उसमें से जो भी मेटेलिक वाला जो आइटम रहे वो उसके यंग्स मॉडल्स सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टील की बात करें तो स्टील, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब में से यंग्स मॉडल्स स्टील का ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि इनमें से यंग्स मॉडल्स किसका ज्यादा है। अच्छा, कभी अगर हम लोगों के पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और सपोज कर लो हमारे पास रबर, विच इज मोर इलास्टिक। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये काफी कन्वेंशनल क्वेश्चन भी है, बहुत जगह पूछा भी जाता है कि विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। ठीक है, बिकॉज इट हैज हायर रिफॉर्मिंग फोर्स। यस, रिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, पहुंच चुके हो उधर, उस तरफ, उस जगह पे उत्तम तुम पहुंच चुके हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया था। ठीक है, जो भी हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, जो भी हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो जो मटेरियल डेवलप करता है अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, कि वो डिफॉर्मेशन को अपोज करे, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स वो डेवलप करता है वही तो उसका स्ट्रेस होता है। ठीक है, वही स्ट्रेस होता है। और अगर हम लोग को ध्यान से देखो, अगर हम लोग यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में बात करें तो यंग्स मॉडुलस इज व्हाट? यंग्स मॉडुलस इज दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, रिप्रेजेंटेशन के टर्म से लिखते हैं, शॉर्टकट में, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, सिग्मा अपॉन ई, एंड दिस स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यानी जिसका यंग्स मॉडुलस, एंड दिस इज माय स्ट्रेस एंड दिस इज माय स्ट्रेन, यानी कि जिसका यंग्स मॉडुलस अगर ज्यादा होता है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि उसमें जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा, जिसका अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, दैट मीन्स जिसमें अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स में या दो मटेरियल में हम लोग स्ट्रेन अगर सेम कंसिडर करते हैं, ठीक है, सेम स्ट्रेन के लिए जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। और स्ट्रेन इज व्हाट? स्ट्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि मैं बार बार स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसलिए मैंने एम्फेसाइज किया था कि ताकि इस तरह के कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है उसको डील कर सको। तो यहां से साफ साफ दिखता है कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, दैट मींस उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। रबर का जो ये होता है, रबर का अगर हम लोग बात करें यंग्स मॉडुलस की, तो रबर की यंग्स मॉडुलस काफी कम होती है कंपेयर टू स्टील। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मच मच हायर देन रबर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो स्टील में काफी ज्यादा होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में ही हम लोग बात करते हैं कि किसी की इलास्टिसिटी कितनी है, क्योंकि उसको वापस से वो शेप रिगेन करने में रिस्टोरिंग फोर्स ही मदद करेगा। तो एक इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm। ठीक है, तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है, एक स्टील रॉड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको सिलेंड्रिकल रॉड इस तरह से कंसिडर किए हैं। ये मेरे पास स्टील रॉड है, और इसका जो रेडियस है, दैट मींस ये वाला जो है, दिस रेडियस इज इक्वल टू 10 mm। तो सबसे पहले तो रेडियस को उसमें चेंज कर लो, तो 10 mm को मैं लिख सकता हूं मीटर में, कितना कितना लिख सकता हूं, 10 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और इसको मैं अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना चाहूं, इस सिलिंड्रिकल जो स्टील रॉड है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मैं इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकता हूं, दैट इज πr², दैट इज नथिंग बट 3.14 इंटू दिस इज नथिंग बट 10⁻² मीटर है ना, तो दिस इज 10⁻² मीटर होल स्क्वायर, दिस इज πr²। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस इंफॉर्मेशन से मैं निकल गया।
लेंथ इसकी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये तो SI यूनिट में है, इसकी जो लेंथ है दैट मीन्स दिस इज 1 मीटर। पूछा क्या गया इसमें, 100 किलोन्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इज अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, इसमें इसको इस तरह से हम लोगों ने एक टेंसाइल स्ट्रेस दिया और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 100 किलोन्यूटन। ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया, दिस इज माई सिग्मा। यहां से मैं सिग्मा निकाल सकता हूं, दैट इज माई स्ट्रेस। स्ट्रेस इसमें कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई इसका एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 3.14 जो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, 3.14 इंटू 10⁻⁻² मीटर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्ट्रेस की जो वैल्यू है, जो पहला पार्ट में पूछा गया है स्ट्रेस निकालने के लिए, तो स्ट्रेस यहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन था। अभी इसके ऊपर पूछा गया इसमें इलोंगेशन, तो इलोंगेशन हम लोग निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग, ये चीज मैं रब कर दे रहा हूं, इलोंगेशन हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ कभी कभी हैंग कर जाता है यार। ठीक है, इलोंगेशन बी पार्ट में पूछा गया है, इलोंगेशन हम लोग डेल्टा एल निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है, इंटू एल बाई यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, दिस कम्स आउट टू बी, क्योंकि सारा चीज वैल्यू हमें पता है, दिस कम्स आउट टू बी दिस इतना mm। ठीक है, सी पार्ट में पूछा गया स्ट्रेन ऑन द रॉड। ठीक है, तो स्ट्रेन हमें पता है, स्ट्रेन क्या हो जाता है, स्ट्रेन हमारा हो जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल कितना चेंज हुआ अपॉन एल, दैट कम्स आउट टू बी 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, विच इज नियरली इक्वल टू 0.16% इसके जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन सबको विजिबल होगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ह्यूमन पिरामिड बना रहा है। ठीक है, लोग सर्कस कर रहे हैं यहाँ पे, 4 5 6 7 10 लोग जो है, एक मिनट कुछ मैसेज आया क्या मुझे, नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 4 5 लोग, कभी 10 लोग इस तरह से सर्कस कर रहे होते हैं और पिरामिड बना रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस पिरामिड बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, बेचारे जो सबसे नीचे जो बैठा हुआ है ना, उसका तो हालत खराब रहता है। देखो जो सबसे नीचे में इस तरह का जो आदमी लेटा हुआ है और लेट के अपने दोनों टांगों को इस तरह से ऊपर करके बैठा हुआ है, उसकी टांगों की जरा सोचो कि उसके टांगों में क्या असर पड़ रहा होगा। ठीक है, बेचारा उतना सारा लोड, पूरे का पूरा सर्कस का लोड, पूरे पूरे उतने आदमियों का लोड लेके बैठा हुआ है। तो इसी के ऊपर एक अच्छा सवाल बना दिया एनसीईआरटी ने। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या बेसिकली क्या सवाल में क्या बनाया है। तो इसमें बोला गया है कि ये जो आदमी है, ये इसने अपने पूरे सर्कस को, जो अपने जो भाई बंधु को सबको को जो पैरों पे टिका के रखा है, इस पे जो बोन है, इसका जो बोन है उसमें कितना इलोंगेशन आया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो थाई बोन की हम लोग बात करें। ठीक है, ये तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, थाई बोन। एक थाई बोन होता है हमारे मानव शरीर में, एक थाई बोन होता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं फीमर। फीमर करके एक बोन होता है, थाई बोन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा का सारा लोड इसके थाई पे है। अब ये इस अपने थाई से इस अपने जो भाई बंधु को ऊपर लटका के रखा है, उसका बेसिकली हमें डेल्टा एल निकालना है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन हमें निकालना है, चेंज इन लेंथ कितना आया। अब हमें क्या क्या इसमें चीज दिया हुआ है, देखो कि इन पूरे के पूरे सारे लोगों का जो वेट है वो कितना दिया हुआ है इसमें, 280 kg। ठीक है, पूरा वेट मतलब इंक्लूडिंग ऑल, पूरा पूरा सबका मिला के जो वेट है दैट इज 280 kg। और इस जिस आदमी ने अपने सब लटका के रखा है, उस आदमी का वेट इज कितना दिया हुआ है वो, दिस इज 60 kg। तो इफेक्टिवली उसने कितना लोड उठा के रखा है, इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उसने जो इफेक्टिव वेट जो उठा के रखा है दैट इज इक्वल टू 280 माइनस उसका वेट तो माइनस करना पड़ेगा ना, 280 माइनस 60 kg, इतना वेट उठा के रखा है दैट इज इक्वल टू 220 kg। अब इस ये इतना वेट है, दैट मींस उस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। अगर हम लोग ग्रेविटी से इसका फोर्स कैलकुलेट कर दे तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो 220 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस कम्स आउट टू बी 2156 न्यूटन। ठीक है, इतना लोड उसने उठा रखा है, इतना उसमें फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इस फोर्स में अगर हम लोग ध्यान दे तो इस फोर्स में एक लेग पे कितना सपोर्ट है, ये फोर्स तो उसने दोनों लेग पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो एक लेग में कितना सपोर्ट है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं इसका आधा, क्योंकि दोनों पैर में हम लोग मान रहे हैं कि आधा आधा लोड वो ले रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिवली वन थाई बोन पे मैं बोल रहा हूं, वन थाई बोन पे जो फोर्स लग रहा होगा एफ इफेक्टिव इन वन थाई बोन, दैट इज इक्वल टू 2156 बाई न्यूटन बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1078 न्यूटन, इतना लग रहा होगा। ठीक है,
और हम लोग इसका फीमर का जो ये जो फीमर बोन है इसका जो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है हमें, दैट इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ ईच थाई बोन, जो लेंथ जो बोन का दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर दिया हुआ है हमें, और जो रेडियस ऑफ थाई बोन होता है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग सिंपल जो आर दिया हुआ है इससे मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली। ठीक है, और इस पे हम लोग सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दैट इज डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा, जो भी यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसके रेडियस से हम लोग निकाल सकते हैं, लेंथ भी हम लोग निकाल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है और फोर्स भी हमने निकाल दिया है 1078। तो वही ध्यान देने वाली बात थी इसमें कि मतलब वो दोनों दो थाई बोन है इसमें, दो थाई बोन की वजह से उसने पूरा का पूरा सपोर्ट लिया हुआ है। तो हम लोगों को एक सिंगल थाई बोन पे लेना है, तो उसका जो लोड होगा, जो फोर्स होगा, वो हम लोग उसमें आधा कंसिडर करेंगे और उसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस इस तरह से इसमें निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से ले लिया। तो जैसे किसी का भी हम लोगों को यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना, सपोज एक स्टील वायर का हमको यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना दे दिया, स्टील वायर। अब कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, हम बोलेंगे कि हमको दो वायर चाहिए, एक मुझे रेफरेंस वायर चाहिए, वही स्टील वायर मुझे दो चाहिए, और एक एक्सपेरिमेंटल वायर चाहिए, या फिर मुझे एक वायर दिया रहेगा तो मैं इसको दो टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, एक मैं रेफरेंस वायर ले लूंगा और एक एक्सपेरिमेंटल वायर लूंगा। और ऐसा क्यों लूंगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों ले रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल वायर लेंगे और एक रेफरेंस वायर लेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह का दो वायर हम लोग लेंगे और इसको हम लोग इस तरह से सस्पेंड, जिस तरह जैसे इसमें एक ऊपर से इस तरह से कहीं भी हम लोग जो सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, ये दो वायर को इस तरह से हमने सस्पेंड कर दिया, और एक वायर में हमने जो रेफरेंस वायर है इसमें एक मीटर स्केल डाल दिया, और दूसरे वायर में एक पॉइंटर इस तरह से हमने डाल दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वायर में हमने पॉइंटर डाल दिया, और दोनों में इस तरह से हमने लोड के लिए लोड डालना शुरू किया। ठीक है, अब लोड कैसे डालेंगे कि पहला जो रेफरेंस वायर है, रेफरेंस वायर में हमने एक लोड डाला। ठीक है, मान लो कुछ भी हमने लोड डाल दिया, इसलिए डाला क्योंकि ये जो है ये एटलीस्ट ये टाउट हो जाए, ये इसमें कुछ टेंशन आ जाए, ये टाउट हो जाए, तो हमारा जो रीडिंग होगा वो हम लोग सही से ले पाएंगे। अगर सैगी रहेगा तो, अगर इस तरह से इसमें स्ट्रिंग अगर टाउट नहीं रहेगा तो हम लोग का रीडिंग क्लियर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसमें से एक पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है रेफरेंस वायर में, जो उसके स्केल में उसमें उस तरह से इस तरह से पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ये एक बार जब स्ट्रिंग को हमने जो रेफरेंस वायर में हमने, मैं एक बार इसको सपोर्ट कर देता हूं, रेफरेंस वायर में हमने कुछ ये वाला लोड डाल दिया। ठीक है, ये लोड डालने के बाद हम लोग अब इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, जो वर्नियर स्केल है उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, 0 पे हमने उसको सेट कर दिया, कैलिब्रेट कर दिया इस तरह से। इसको टाइट करके, रेफरेंस वायर को टाइट करके, इसका जो वर्नियर स्केल के साथ जो पॉइंटर अटैच्ड है एक्सपेरिमेंटल वायर में, उसको हमने 0 पे इस तरह से सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये रेफरेंस वायर लेने का क्या मतलब हुआ, कि क्यों हम तो ऐसा कर सकते थे कि एक सिंगल वायर लिया, एक सिंगल वायर में हमने जो अपना लोड डालना शुरू कर दिया, और हम देखेंगे कि कितना लोड डालने पे कितना इलोंगेशन होता है, इस तरह से हम उसका यंग्स मॉडुलस निकाल देंगे। ठीक है, लोड हमने mg डाल दिया, मान लो mg की वजह से डेल्टा एल इलोंगेशन आया, तो हम लोग निकाल देंगे यंग्स मॉडुलस। फिर दो वायर लेने की हमको क्या जरूरत पड़ी, हम लोग रेफरेंस वायर क्यों ले रहे हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल वायर क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो अभी अगर देखो किसी भी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये जो डेल्टा एल हम लोग स्ट्रेन जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मतलब स्टील का अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत माइनर आएगा। ठीक है, इसलिए मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी वजह से टेम्परेचर अगर मेरे पास बढ़ गया, डेल्टा टी अगर मेरे पास आ गया, डेल्टा टी दैट मींस टेम्परेचर अगर मेरा इस पे कुछ अगर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर कुछ, टेम्परेचर स्पेलिंग गलत है, ठीक है, टेम्परेचर अगर मेरा इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से इलोंगेशन आता है, ये हमने पढ़ रखा है। अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि किसी भी जो मटेरियल है, किसी भी मेटल में या फिर किसी भी तरह का जो इसमें है मेटल में, या फिर किसी तरह का कोई भी हम लोग कंडक्टर्स देखते हैं, उसमें जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें इलोंगेशन आ जाता है। तो बेसिकली हम लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं, और हम लोग अवॉइड कैसे करेंगे कि देखो, अगर ये जितना इलोंगेट होगा, रेफरेंस वायर जितना इलोंगेट होगा, उतना ही इलोंगेट होगा एक्सपेरिमेंटल वायर, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है। ठीक है, तो इसलिए उसमें उसकी वजह से पॉइंटर में कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को बेसिकली हमने एकोमोडेट कर लिया कि टेम्परेचर का जो चेंज आएगा उसकी वजह से मेरे रीडिंग में कुछ एरर नहीं आएगा, ये चीज एकोमोडेट कर लिया हमने एक रेफरेंस वायर लेके और एक एक्सपेरिमेंटल वायर लेके। ठीक है, तो दोनों में सेम ही
इलोंगेशन आएगा डेल्टा टेम्परेचर की वजह से, तो उस तरह से हमारा जो इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर आया वो कंपनसेट हो जाएगा। अब बाकी इसके बाद तो बहुत ही इजी, वो इजी हो गया। हमने इसमें क्या किया, इसमें धीरे धीरे लोड बढ़ाते गए हम लोग, ठीक है, लोड बढ़ाते गए, और लोड बढ़ाते बढ़ाते जैसे हमने एम लोड डाल दिया, ठीक है, इस पे एम मास डाल दिया। अभी हम लोग क्या किया, एम मास का एम लोड हमने डाल दिया इस पे, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है उसमें एम लोड डाल दिया, तो इसकी वजह से इसमें फोर्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस इस पे लग रहा है, ठीक है। तो एमजी को हम लोग इस तरह से यंग्स मॉडुलस, फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस मुझे निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस मैंने कितना दिया इस पे, एमजी दिया, एमजी फोर्स दिया पर यूनिट एरिया, दैट इज इट्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ मेरे को पता था, ठीक है, कितना डेल्टा एल आएगा वो भी हमको पता है स्केल के थ्रू, और एमजी मास हमको पता है कि कितना हमने मास इसमें डाला हुआ है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी हमें पता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका हम लोग यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज शेयर स्ट्रेस 9.6.3, दैट इज और शेयर स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस, सॉरी शेयर स्ट्रेस तो हमने पढ़ रखा है, शेयर मॉडुलस तो देखा था हमने कि किस तरह से शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है। शेयर फोर्स कैसे लग रहा था, सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, दैट मींस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल हम लोग दोनों दो ऑपोजिट फोर्स इस तरह से लगा रहे थे, उसकी वजह से उसमें शेयर स्ट्रेन आता है, ठीक है। और उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं शेयर मॉडुलस को जी से, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जी से डिफाइन करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कुछ नहीं, नाम बस रख दिया, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दो तो भी ठीक है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल दो तो भी सही है। इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी एक रिप्रेजेंट ले लिया हमने, रिप्रेजेंटेशन कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। और हमने शेयर स्ट्रेन देखा था, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, दिस इज स्ट्रेस इज व्हाट, एफ अपॉन ए, और एफ कैसा था, सरफेस के पैरेलल था, लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर होता था, इसमें पैरेलल होता था, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल वाला फोर्स है एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा इसमें, इसमें हमने देखा था दैट इज डेल्टा एक्स बाई एल, और हमने देखा था ये डेल्टा एक्स बाई एल वाज tan थीटा व्हिच इज नियरली कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा फॉर स्मॉल फॉर थीटा टू बी स्मॉल, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं एफ अपॉन ए अपॉन एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल को मैं थीटा बोल सकता हूं, दैट इज सिंपली एफ अपॉन ए थीटा। तो इस तरह से हम लोग शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है, जो अगर कभी भी तुमको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस अगर दिया हुआ है, तो अगर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है किसी भी मटेरियल के लिए, और तुमको पता नहीं है कि मैं इसका शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालूं, और तो तुम्हारे पास एक थंब रूल होना चाहिए जिसमें मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए ये काम कर जाता है अप्रोक्सीमेटली, जो यंग्स मॉडुलस, जो शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज नियरली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस बाई 3। अगर कभी कुछ किसी का यंग्स मॉडुलस नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो इस तरह का जो थंब रूल है वो हम लोग यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्वायर लीड स्लैब, ठीक है, एक एक मटेरियल है, लीड मटेरियल हम लोग लिया है, उसका लीड का एक स्लैब बना दिया स्क्वायर शेप में, ठीक है, ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड 50 सेंटीमीटर और थिकनेस 10 सेंटीमीटर का इस तरह से बनाया गया है, इस सब्जेक्ट टू शेयरिंग फोर्स, एक हमने इस तरह का शेयरिंग फोर्स लगाया, एंड दिस फोर्स का वैल्यू कितना है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 9 into 10⁴ न्यूटन। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, लोअर एज को रिवेट किया फ्लोर में ताकि सेम फोर्स ऊपर और नीचे इस तरह से लग सके, ठीक है। अब पूछा गया हाउ मच द अपर एज विल डिस्प्लेस्ड, कितना इसको अपर एज कितना डिस्प्लेस हुआ, सपोज ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये डेल्टा एक्स इसमें निकालना है, तो हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें से हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 50/10 का इस तरह से हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया इसका निकाल सकते हैं, जिसपे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शेयर फोर्स, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर इंटू 0.1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो अब लोग बोल सकते हैं कि कितना स्ट्रेस अप्लाई हुआ, स्ट्रेस अप्लाइड, तो दैट इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁴ न्यूटन, 9.0 दिया हुआ ये ना, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा
दिस इज नथिंग बट फोर्स, जो भी हमारे पास फोर्स है दैट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। और एक बार स्ट्रेस हमारे पास आ गया तो स्ट्रेस को हम लोग, स्ट्रेन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन जी। ठीक है, तो यहां से हम लोग जी की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे, तो जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, स्ट्रेन की वैल्यू हमें पता है, तो इस तरह से हम लोग इसमें भी स्ट्रेन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इस तरह से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स स्ट्रेस इंटू एल भी आ जाएगा, इसमें स्ट्रेन इसमें आएगा, सॉरी स्ट्रेन नहीं आ जाएगा, वो स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 9.6.4 हमारे पास दिया हुआ है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, जब हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए बात करें तो एक चीज ध्यान से देखो, जब हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी हमारे पास मटेरियल है उस पर हम लोग चारों तरफ से स्ट्रेस इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से हम लोग उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास एक इस तरह का मटेरियल है उसके ऊपर हम लोग इस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर इसमें ध्यान देखो कि हर एक पॉइंट पे जो है हम लोग जो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि इस पे हम लोग एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो चीज को इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से इसमें जो फोर्स अपॉन एरिया है इसको हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो हम लोग बोलेंगे इसमें भी दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन में। तो दिस स्ट्रेस इज नथिंग बट डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, कितना इसमें प्रेशर चेंज हो गया उसकी वजह से इसमें स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेन इसमें कितना आएगा, स्ट्रेन इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा क्योंकि कितना ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन जो है ये हमने ऑलरेडी देख रखा था, डेल्टा वी अपॉन वी, और ऊपर जो स्ट्रेस है दैट इज मेरा चेंज इन प्रेशर। और यहाँ पे हम लोग बल्क मॉडुलस में एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो कभी भी हम लोग चीजों को, कुछ चीज को कंप्रेस करते हैं ना, तो कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि उसमें प्रेशर जो है डेल्टा पी, जो प्रेशर का जो चेंज आया, अगर प्रेशर का चेंज इज पॉजिटिव तो वॉल्यूम का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेस करके हमने उसके वॉल्यूम को कम कर दिया। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, नेगेटिव, बट इसका चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसको कंपनसेट करने के लिए इस चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का जो क्योंकि चेंज इन प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक माइनस साइन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये माइनस साइन यहाँ पर हम लोग इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज हम लोग और डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, मेरे को पहले एक चीज बताओ कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई सा भी मटेरियल है, अगर उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो वो इजीली कंप्रेस कर सकते हो या फिर उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हो। बल्क मॉडुलस ज्यादा है, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। किसी का अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है क्या, नहीं, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, वेरी गुड। तो किसी का भी बल्क मॉडुलस आता है उसको डिफिकल्ट टू कंप्रेस इसलिए हो जाता है कि हम लोग बल्क मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पे अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है दैट मींस मुझे अगर उसका स्ट्रेन उसमें लाना है तो मुझे बहुत हाई स्ट्रेस देना पड़ेगा, दैट मींस उसको हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी का एक फैक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। ठीक है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी का कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, और इसको हम लोग इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस के टर्म्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा उसको हम लोग मतलब वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकता है, जिसका बल्क मॉडुलस कम उसको हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें मुझे को ये बात बताओ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें से सबसे इजी कंप्रेस करना किसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, सॉलिड को, लिक्विड को, या गैस को? गैस को।
वेरी गुड। गैस को अगर कर सकते हो तो मुझे बताओ कि गैस का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा या गैस का बल्क मॉडुलस कम होगा? लिक्विड्स बोला जाए, लिक्विड्स और गैस, किसका बल्क मॉडुलस इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ? तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड्स का जो बल्क मॉडुलस रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा कंपेयर टू गैस, क्योंकि गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये फैक्टर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। तो इस तरह से हम लोग कमेंट कर सकते हैं किसी के बल्क मॉडुलस के ऊपर, किसी के कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर, इस तरह से हम लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें किस तरह के सवाल बन सकते हैं? इस पे अच्छे सवाल बन सकते हैं। एक बार IIT जेईई में भी 1996 या 98 में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। ठीक है, तो डेप्थ में बोल सकता हूँ एच से, सपोज डेप्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V by V। तो डेल्टा V by V मेरे को कैलकुलेट करना है ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द ओशन में अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है डेल्टा V by V, दैट मींस मुझे बॉटम ऑफ द उसमें बॉटम ऑफ द ओशन में मुझे स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, बेसिकली स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, और इसका बल्क मॉडुलस मुझे वाटर का दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दैट बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अप्रोच है कि वहां पे सबसे पहले प्रेशर निकाल दो उस पॉइंट पे। तो प्रेशर हमें पता है कि रो जी एच, इससे हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। तो रो जी एच में इसमें से पुट करते हैं तो वाटर का जो रो होता है दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इंटू जी की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, इंटू एच इज 3000 मीटर। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग वहां से बॉटम ऑफ द रिवर, बॉटम ऑफ द ओशन में प्रेशर पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब वहां पे हम लोग जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा V by V वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस से। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये चीज आराम से निकल के आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻⁻²। रनिंग आउट ऑफ टाइम हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा बस इसमें बता देता हूँ। जैसे हम लोग क्रेन्स में देखते हैं ना, क्रेन्स में, तो क्रेन्स में देखोगे कि जो रहते हैं बहुत सारे पतले पतले वायर को बंच करके हम लोग इस तरह का क्रेन के लिए एक डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्रेन का जो भी केबल होता है या फिर जो भी वायर जिससे कि बहुत बड़ा लोड हम लोग हैंग करते हैं। ठीक है, क्रेन्स रेंज में देखोगे बहुत बड़े बड़े लोड, टन्स ऑफ लोड उसमें हम लोग कैरी करते हैं। तो उसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रेन अगर सामान उठा रहा है, इतना हैवी लोड है, तो उसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पॉइंट पे जाके टूट जाए। तो हमको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कितना लोड उठा सकता है ये क्रेन, इस पे कितना स्ट्रेन आ सकता है, इस पे स्ट्रेस हम लोगों को पता रहेगा कितना लोड मुझे उठाना है। ठीक है, इसकी वजह से कितना स्ट्रेन आता है। तो जनरली क्या करते हैं ना कि हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं जब भी मैकेनिकल डिजाइनिंग हम लोग करते हैं। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इंजीनियरिंग में कि मान लो मैंने सोचा कि किसी चीज का मैं जो मैंने डिजाइन किया क्रेन के लिए जो ये है केबल है, या फिर क्रेन का जो रोप या केबल जो भी हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्टील का सपोज मटेरियल चूज कर रहे हैं। तो स्टील का मटेरियल हम लोग चूज करते हैं, और हमारे जो कैलकुलेशन से आया, सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सपोज आ गया कुछ भी, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए आ गया। ठीक है, इतना हमको ए चाहिए इतने स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए, मतलब इतने स्ट्रेन को सहने के लिए हमें ए क्रॉस सेक्शन एरिया का केबल चाहिए। ठीक है, क्रेन्स के लिए। तो मैकेनिकल डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग अपने आप को सेफ साइड में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि ए चाहिए तो हम लोग ए का ही हम लोग रोप लेके बैठ गए, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक ए एरिया का हमको क्रॉस सेक्शन एरिया का चाहिए तो हम 1000 ऑफ ए का लेके गए, इतनी मोटा हम लोग केबल लेके गए क्रेन्स के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग एक मार्जिनल कुछ रखते हैं, जैसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम लोग जितना क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए उससे 3 to 4 टाइम्स हम लोग ज्यादा रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। दूसरा, डिजाइन कंसिडरेशन ऐसा भी रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि तुमको एक क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए तो इतना मोटा सा क्रेन के लिए इतना मोटा सा केबल उसमें क्रेन में लगा दिया। इतना मोटा अगर केबल लगा दिया क्रेन में तो वो मुड़ेगा कैसे? ठीक है, लोड को उसको उठाना भी तो है, उसको मुड़ना भी तो है। इसलिए उसमें क्या किया जाता है कि पतला पतला केबल लेके उसको बंच किया जाता है। तो इस तरह का बहुत सारा डिजाइन कंसिडरेशंस हमारे पास में रहता है। मैं सारा चीज अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ब्रिज के डिजाइनिंग में, या फिर हम लोग देखते हैं कि किसी कोई भी स्ट्रक्चर में कुछ सैग आ रहा है। ठीक है, तो सैग आ रहा है तो उसको हम लोग किस तरह से कंसिडर करते हैं, उसको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किस तरह से उसको एकोमोडेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज के नॉलेज होने पे ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जब भी हम लोग सारा का सारा एक बार फोर्स एनालिसिस हो गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या जो भी हमने डिजाइनिंग करी है, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, या फिर किसी, जैसे मैंने एक रोप का एग्जांपल लिया क्रेन्स के लिए, तो क्या ये लोड, इसने इतने लोड को ये एकोमोडेट कर पाएगा, या फिर ये टूट जाएगा, या फिर ये इलोंगेट हो, कितना इलोंगेट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा बिहेवियर का हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और जैसे भी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बन के आया स्टील, तो उसकी ये सारी की सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज की टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वाले सारी ये सब सारी चीजें की टेस्टिंग करते हैं कि हाँ, मतलब जैसे इसने बोला है इतना इलोंगेशन है, इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, ये सारे के सारे चीज को फिर से वो वेरीफाई करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं उसमें कि ये जितना कंपनी ने बोला हुआ है। अब स्टील में क्या कर सकते हैं लोग, स्टील में कुछ उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर सकते हैं, दूसरा कुछ मटेरियल डाल दिया। ठीक है, अब वो तो बोल के देंगे स्टील का है, और हम लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई हमने स्टील का ले लिया, लगा डायरेक्टली लगा दे। तो अगर हम लोग लगा दे क्रेन्स में, स्टील को समझ के लगा दिया, ठीक है, उसके रोप्स की जगह पे हमने लगा दिया, पता चला वो टूट गया, उसकी क्वालिटी ही नहीं, स्टील की जगह कुछ दूसरा मिक्स करके दे दिया। तो जो भी मटेरियल हमारे पास आता है उसकी हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। जैसे यंग्स मॉडुलस तो एक छोटा सा पार्ट हो गया, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये कितने लोड पे टूटेगा। ठीक है, तो ये सारा सारा जो चीज होता है, ये डिजाइन पार्ट में हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मटेरियल प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करना। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अब सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।